हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सिविल स्टैप। तो आज भी हमारा जो सेशन रहेगा वो कॉम्प्रीहेंशंस का रहेगा। तो लास्ट क्लास हमने कॉम्प्रीहेंशन डिस्कस किए थे और साथ साथ हमने कॉम्प्रीहेंशंस का कुछ मैंने ट्रिक्स जो है वो भी मैं बताई थी। तो आई होप आप लोगों को याद होगा जो कॉम्प्रीहेंशंस को कैसे करना चाहिए। तो आज भी मैंने कुछ कॉम्प्रीहेंशंस लाई हूँ, तो आज हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली सिविल्स एग्जाम्स में कॉम्प्रीहेंशंस का जो मार्क्स होते हैं वो 5 मार्क्स के ही होता है, मतलब मैक्सिमम 2 कॉम्प्रीहेंशंस जो है वो हमें मिल सकता है और जिसमें 10 मार्क्स की होगा। तो ये 10 to 20 मार्क्स का इंग्लिश की पोर्शन होते हैं जिसमें 10 मार्क्स की हमारा हो जाएगा कॉम्प्रीहेंशंस, और बाकी जो 10 मार्क्स का है वो वोकैब्स की पोर्शन होगा, कुछ ग्रामर पोर्शंस भी होंगे, तो सारी चीज़ होगा। तो हम शुरू किया है, लास्ट क्लास मैंने कॉम्प्रीहेंशंस करवाई थी और साथ में हमारा वो भी हुआ था, फिल इन द ब्लैंक्स का जो पार्ट है वो भी हुआ था। तो आज भी हम कॉम्प्रीहेंशंस करेंगे क्योंकि मैं चाहती हूँ जो हमारे स्टूडेंट्स जो है वो कॉम्प्रीहेंशंस में बहुत अच्छी तरीके से प्रो हो जाए, क्योंकि एक बार अगर आपको कॉम्प्रीहेंशंस आ जाएगा, पढ़ने का मन करेगा, आई मीन टू से पढ़ने का इंटरेस्ट अगर ग्रो हो जाएगा तो बाकी देखो कि बाकी सब्जेक्ट भी आपको पढ़ने का मन करेगा। तो कॉम्प्रीहेंशंस के ऊपर थोड़ा सा फोकस हमें करना चाहिए। वैसे ऑल्दो कॉम्प्रीहेंशंस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर नेक्स्ट फ्यूचर लाइफ, तो रेस्ट ऑफ द लाइफ के लिए भी कॉम्प्रीहेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो बेसिकली कॉम्प्रीहेंशंस के लिए लास्ट क्लास जो मैंने डिस्कस की थी, जो कॉम्प्रीहेंशंस का कुछ पैटर्न होते हैं, पैटर्न मीन्स कॉम्प्रीहेंशंस को क्रैक करने के लिए जो फर्स्ट थिंग्स जो चाहिए दैट इज क्या होता है, रीडिंग स्किल। और रीडिंग स्किल के साथ साथ वी ऑल्सो नीड अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी। तो समझना है और अंडरस्टैंड भी करना है। तो दिस आर द बेसिक पैटर्न ऑफ कॉम्प्रीहेंशंस। अपार्ट फ्रॉम दैट लास्ट जो हमने डिस्कस किए थे, जो हर कॉम्प्रीहेंशंस का, हर पैसेज का एक मेन आइडिया होता है, एक मेन आइडिया होता है। मेन आइडिया जस्ट 1 सेंटेंस या 1 लाइन का ही होता है, क्योंकि ऑथर ने क्या करेंगे, इस मेन आइडिया को ऑथर एक्सप्लेन करेंगे और जितनी उन्होंने एक्सप्लेन करना है तो उतना ही उन्होंने सबऑर्डिनेटिंग आइडिया जो है वो देंगे। मेरी बात जो है वो आप लोगों को अच्छी तरीके से सुनना है, अच्छी तरीके से आप लोग सुनो, क्योंकि कॉम्प्रीहेंशंस अगर आपने नॉर्मल तरीके से करोगे, जैसे नॉर्मली होते हैं, जो चलो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है, हम रीड करेंगे आंसर करेंगे, तो इसमें चलो ये तो होते तो है, हो तो जाता है, ऐसा नहीं, मैं तो ऐसे तो नहीं बोलूंगी जो होगा नहीं, लेकिन समटाइम्स इफ कॉम्प्रीहेंशन इज वेरी मच लेंदी, इफ इट इज वेरी मच डिस्क्रिप्टिव, तो टू सम एक्सटेंट हमें कहीं ना कहीं पे ना एक बोरिंगनेस जो है वो आ जाता है। तो वो चीज़ अगर ना आए तो दैट्स वाई हम आज करेंगे कॉम्प्रीहेंशंस। मैंने हमेशा ही बोलती हूँ जो हर कॉम्प्रीहेंशंस की, हर पैसेज की जो मेन आइडिया है वो हमें लोकेट करना पड़ेगा। जैसे आप लोकेट कर लोगे जो व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ दिस पैसेज, तो मेन आइडिया के साथ बेस्ड होते हैं क्या, सबऑर्डिनेटिंग आइडिया। सबऑर्डिनेट आइडिया क्या होता है? सबऑर्डिनेट आइडिया मतलब जो ऑथर ने मेन आइडिया को एक्सप्रेस करने के लिए, आई मीन टू से ऑथर मेन आइडिया को एस्टैब्लिश करने के लिए he will give a lot of points, ठीक है, बट मेनली ऑथर का मेन टारगेट क्या होता है? मेन टारगेट ऑथर का होगा क्या, जो ही wants to establish the main idea। तो ऑलवेज ध्यान रखना माय डियर स्टूडेंट्स, जो व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ दिस पैसेज, तो मेन आइडिया को हमें पहले लोकेट करना पड़ेगा। तो आज मैंने कुछ पैसेज लाई हूँ, जो लास्ट क्लास हमने जो पैसेज किए थे वो पैसेज हमारा था थोड़ा सा नेचर्स के ऊपर बेस्ड, थोड़ा सा पोल्यूशंस के ऊपर बेस्ड। तो आज ना मैंने थोड़ा सा मिक्स्ड पैसेज लाई हूँ। तो फर्स्ट जो पैसेज है देखो आपके सामने है, दिस इज ऑन योर स्क्रीन, जो एंजाइटी एंड कॉन्शियस आर अ पेयर ऑफ पावरफुल डायनामोस। तो एंजाइटी एंड conscience, you can say that anxiety and conscience are pair of powerful dynamo. Of course I can only speak for myself। तो पैसेज का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा डिफरेंट मैंने आज लाई हूँ। तो अब हम इसको we will try to crack this, not try, we will do that। अच्छा, और एक चीज भी मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी, तो जब हम सबऑर्डिनेटिंग आइडिया को लोकेट करते हैं, मतलब मेन आइडिया को एस्टैब्लिश करने के लिए जब हम सबऑर्डिनेटिंग आइडिया को देना चाहते हैं, तो सबऑर्डिनेटिंग आइडिया का कुछ डायमेंशन होते हैं। लाइक दैट समटाइम्स ऑथर विल गिव सम एग्जांपल्स, sometimes author will give some data, sometimes author will give some statistics, sometimes author will give some idea transformation। तो different type of things होते हैं। तो मैं चाहूंगी जो मेरी स्टूडेंट जो है वो ब्लाइंडली कॉम्प्रीहेंशंस को ना करके कॉम्प्रीहेंशंस की एनाटॉमी जो है वो जज करे। एंड वन मोर थिंग, ऑल्दो ग्रामर का मतलब आई मीन टू से कॉम्प्रीहेंशंस करने के लिए एज वेल एज ग्रामर की तो नेसेसिटी नहीं होता है, लेकिन ग्रामर की जो इम्प्लीमेंटेशन होते हैं ना माय डियर स्टूडेंट्स, दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट।
ग्रामर की इम्प्लीमेंटेशन, ग्रामेटिकल वर्ड का जो इम्प्लीमेंटेशन होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कॉम्प्रिहेंशंस करने के लिए। तो हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे आज कॉम्प्रिहेंशंस। तो दिस इज योर पैसेज, एक बार मैंने इसको पढ़ के सुना रही हूँ जो इसमें क्या है, तो इसके बाद हम इसके क्वेश्चंस पे चलेंगे। और लास्ट क्लास और एक पॉइंट भी मैं बताई थी, जो PQRS मेथड इज अ वेरी गुड मेथड। PQRS मतलब पहले प्रीव्यू कर लो, फिर प्रीव्यू के बाद इसको क्वेश्चन करो, क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको दोबारा रीड करो, और रीड करने के बाद इसका सोल्यूशन ढूंढो। ठीक है, तो PQRS ये जो मेथड होते हैं, दिस आर द वेरी गुड मेथड। और अपार्ट फ्रॉम दैट और एक इजी मेथड होता है, दैट इज MLE मेथड। M मतलब क्या होता है? मोटिवेशन। व्हाट डू मीन बाय मोटिवेशन? मतलब मोटिव, यू कैन से दैट मोटिव। जो स्टेटमेंट को हमने पहले लोकेट कर लिया, स्टेटमेंट को लोकेट करने के बाद वो स्टेटमेंट है कहाँ पे, स्टेटमेंट हमने देख लिया, दैट इज मोटिव। अब इस मोटिव है कहाँ पे, दैट इज द लोकेशन, एंड देन एलिमिनेशन। एलिमिनेशन इज अ वेरी गुड मेथड। वन पॉइंट ध्यान रखना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स मतलब जितनी हमें टारगेट को देखना है उतना ही इक्वली हमें देखना है क्या जो एलिमिनेशन हम कौन सी चीजों को करेंगे। दिस इज अ वेरी हेल्पफुल मेथड ऑल्सो। जो एलिमिनेशन हम किस तरीके से करेंगे, अगर एलिमिनेशन करना नहीं आता है, सारी की सारी ऑप्शंस को लेकर मान लो मैं कंटिन्यूअसली उसके बारे में सोच रही हूँ, तो डेफिनेटली आई विल जस्ट स्पेंड आई विल वेस्ट माई टाइम। तो मैं ये नहीं चाहती हूँ। जो हमारी एलिमिनेशन मेथड जो है, दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। So let's start our comprehensions. Today's comprehension, today's passage is here. एक बार हम पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद we will do the आंसर्स। ठीक है, तो आई होप आप लोग कर पाओगे, क्योंकि इतना भी डिफिकल्ट नहीं लगेगा, क्योंकि मैंने पहले ही बोला है जो कॉम्प्रिहेंशंस का कुछ हम क्वेश्चन करेंगे इजी लेवल का, कुछ हम करेंगे मॉडरेट लेवल का, और कुछ हम करेंगे डिफिकल्ट लेवल का। तो आज का जो पैसेज है वो इतना भी डिफिकल्ट नहीं होगा मुझे जितना तक लग रहा है, बट आगे मैंने आप लोगों को हेल्प जरूर करूंगी। पहले तो हमें पैसेज जो है वो समझना है, और पैसेज को पढ़ के इसकी अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी जो है वो हमें बढ़ाना है। एक बार मैंने पढ़ रही हूँ और साथ साथ मैंने समझा भी रही हूँ। तो देखो, एंजाइटी एंड कॉन्शियस आर अ पेयर ऑफ पावरफुल डायनामो। डायनामो का मतलब होता है क्या, जो ना पावर को इंक्रीज करते हैं। तो हमारे पावर को इंक्रीज करने के लिए दो चीज चाहिए, एक है एंजाइटी और एक होता है कॉन्शियस। एंजाइटी का मतलब होता है क्या है, एंजाइटी होता है कि टेंशन करना, कुछ सोचना, कुछ वरीड होना। ठीक है, बट ये वरीडनेस जब हमारी नेगेटिव मैनर पे चले जाए तो तब ना वो एंजाइटी हो जाता है। व्हाट डू मीन बाय दैट? सपोज यू थिंक दैट जो क्या होगा, पेपर होगा या नहीं, हम क्लियर कर पाएंगे या नहीं, अगर नहीं कर पाए तो क्या होगा, लाइफ बिकम सो मिजरेबल, इट इज वेरी हॉरेबल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दीज आर कॉल्ड एंजाइटी। और जितनी एंजाइटी हमारे मन में होती है ना, उतना कॉन्शियस, इनर सोल जो है वो काम करना शुरू करती है। तो ऑथर ने क्या कहा, ऑथर बोल रहे कि जो एंजाइटी एंड कॉन्शियस आर अ पेयर ऑफ पावरफुल डायनामो। ये जो दोनों एंजाइटी के साथ अगर कॉन्शियस हमारा काम कर जाए तो ये क्या होता है, एक पेयर ऑफ पावरफुल डायनामो, एक बहुत बड़ी सी पावरफुल चीज जो है वो हो जाता है। ऑफ कोर्स आई कैन ओनली स्पीक, आई यहीं पे कौन है, आई यहीं पे है क्या, ऑथर। ऑफ कोर्स आई कैन ओनली स्पीक फॉर माई सेल्फ। इसके बाद ही देखो ऑथर कह रहे हैं कि जो डेफिनेटली ये मैंने मेरी बात ही कर रही हूं, मेरी बात मैं कर रहा हूं। बिटवीन देम दे हैव एंश्योर्ड दैट वन शैल वर्क एट एनीथिंग वर्थ वाइल। बिटवीन देम मतलब वर्ड आर बिटवीन हम यूज करते हैं कहाँ पे, जहाँ पे दो थिंग्स की बात होती है। ठीक है, तो दैट्स वाई देखो एंजाइटी एंड कॉन्शियस ये दो पेयर है, दो चीज है। तो ऑथर कह रही है कि जो बिटवीन देम मतलब इन दोनों के बीच में, दे हैव एंश्योर करते हैं दैट वन शैल वर्क एट एनीथिंग वर्थ वाइल। इन दोनों में कोई एक चीज जो होती है, आइदर एंजाइटी या कॉन्शियस, इन दोनों में से कोई एक वर्थ वाइल काम जो है वो कर लेता है। They are blind forces. They are the blind forces. What do you mean by blind force? मतलब जो फोर्स हमें दिखते तो नहीं है, we can't see, लेकिन अंदर ही अंदर से ना एक डायनामो की तरह काम करते हैं, पावरफुल इफेक्ट जो है वो दे देते हैं। So they are blind forces which drive but do not direct. ये डायरेक्ट फोर्स नहीं है लेकिन एक ब्लाइंड फोर्स है। आई होप समझ में आ रहा है। ये मतलब ये एवरी टाइम हम एक्सपीरियंस भी करते हैं। जो एंजाइटी जब भी होती है रात में, मतलब मैं जस्ट सोने के लिए गई हूँ तो मेरी हुआ नहीं, सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, कैसे मैं कंप्लीट करूंगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जैसे ही मेरे दिमाग में काम करना शुरू करेगा तो ऑटोमेटिकली मैं उठ जाऊंगी, मैं पढ़ना शुरू कर दूंगी। दिस इज कॉल्ड ब्लाइंड फोर्स। ठीक है,
So they are blind forces which drive but do not direct. ये directly कुछ नहीं करते हैं, लेकिन इसका drive जो है वो बहुत बड़ा सा होता है. Fortunately, I have also been moved by third motive. अब देखो, मैंने जो आप लोगों को एक चीज बताती हूँ ना, जो एक पैसेज का एक एनाटॉमी होते हैं, पैसेज का जो एक एनाटॉमी होते हैं ना स्टूडेंट्स, वो पैसेज का एनाटॉमी कैसे होता है. देखो, मैंने एक लाइन को मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी. ये जो देखो हमारे पास है, 1 मिनट. जैसे देखो, दे आर ब्लाइंड फोर्स विच ड्राइव बट डू नॉट डायरेक्ट. ठीक है, ये लाइन हमारे सामने गिवन है. इसके बाद हम क्या देख रहे हैं, जो फॉर्चुनेटली आई हैव ऑल्सो बीन मूव्ड बाय थर्ड मोटिव. जैसे जो फॉर्चुनेटली वर्ड आ गया, फॉर्चुनेटली वर्ड जो आ गया ना, दिस इज कॉल्ड एडवर्ब. पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये होता है क्या, एडवर्ब. तो जैसे फॉर्चुनेटली है, पहले इन्होंने एंजाइटी एंड कॉन्शियंस की बात किया. ठीक है, एंजाइटी एंड कॉन्शियंस की बात किया. बट इसके बाद जैसे फॉर्चुनेटली वर्ड आ गया, फॉर्चुनेटली क्या है, एडवर्ब. अब ऑथर जैसे फॉर्चुनेटली बोल रहे हैं, तो इसमें दो मीनिंग हो सकता है. आइदर ऑथर के पास ये दोनों चीज बहुत ज्यादा है, जो फॉर्चुनेटली आई हैव दिस थिंग्स, या कोई डिफरेंट थिंग है. तो दैट्स मीन फॉर्चुनेटली के बाद आइदर सेम इंफॉर्मेशन होगा या कोई डिफरेंट इंफॉर्मेशन होगा. तो इसमें वही हुआ है. देखो, आई हैव ऑल्सो बीन मूव्ड बाय थर्ड मोटिव. एंजाइटी हो गया, कॉन्शियंस हो गया. अब ऑथर कह रही है कि जो आई हैव ऑल्सो बीन मूव्ड द थर्ड मोटिव, मेरे पास और एक थर्ड मोटिव भी है, द विश टू सी एंड अंडरस्टैंड. और ऑथर का ये थर्ड मोटिव क्या है, द विश टू सी एंड अंडरस्टैंड. हर चीज देखने का विश और समझने का विश टू सी एंड अंडरस्टैंड. अभी थर्ड मोटिव क्या है, क्यूरियोसिटी इज अनदर मोटिव फॉर एक्शन. द थर्ड मोटिव इज, दैट इज क्या है, क्यूरियोसिटी. व्हाट डू मीन बाय क्यूरियोसिटी? क्यूरियोसिटी होता है कि ना, ये जो पहले हमने बोल दिया, टू विश टू सी एंड अंडरस्टैंड. हर चीज देखने का एक डिजायर और अंडरस्टैंड करने का एक डिजायर. एवरी टाइम वी, ऑथर कह रहे हैं कि जो एवरी टाइम आई वांट टू सी समथिंग एंड आई ट्राई टू अंडरस्टैंड समथिंग. ये ऑथर के लिए क्या है, थर्ड मोटिव. स्टूडेंट्स, 1 पॉइंट अभी मैंने जस्ट आप लोगों को ये सिखाने की कोशिश कर रही हूं, जो मेन आइडिया कौन सा होता है. हाउ कैन वी लोकेट द मेन आइडिया. मेन आइडिया को हम कैसे देखेंगे. अच्छा, क्यूरियोसिटी इज अनदर मोटिव फॉर एक्शन. इट मतलब है क्या, प्रोनाउन. इट इज अ प्रोनाउन. तो ये इट किसको डिनोट कर रहा है, क्यूरियोसिटी को डिनोट कर रहा है. और क्यूरियोसिटी होता क्या है, और एक बात भी मैं थोड़ा सा बता दूं, जो क्यूरियोसिटी होता क्या है, दैट इज अ पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये नाउन को आइडेंटिफाई आप लोग कैसे करोगे, जिस वर्ड के पीछे देखोगे TY लग जाता है, जिस वर्ड के पीछे TION लग जाता है, जिस वर्ड के पीछे MENT लग जाता है, दे आर ऑलवेज नाउन. ऐसे और भी बहुत सारे वर्ड होते हैं, जैसे DOM अगर लग गया तो वो होता है नाउन, HOOD लग गया तो वो हो जाता है क्या, नाउन. तो इसमें देखो क्यूरियोसिटी और नाउन के बाद जो वर्ड होते हैं ना, वही होता है क्या, वर्ब. ठीक है, मैंने जिस तरीके से आप लोगों को गाइड कर रही हूँ, उसी तरीके से आप कॉम्प्रिहेंशंस को करके देखना. तो एक तो तुम्हारा ग्रामर जो है वो अच्छा होगा, पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2, जब तुमने राइटिंग स्किल करोगे वो भी बहुत ज्यादा इफेक्ट होगा. एंड पॉइंट नंबर 3 जो है, पैसेज बहुत ज्यादा ईजी हो जाएगा. ठीक है, अच्छा, तो अब देखते हैं. देखो, क्यूरियोसिटी इज अनदर मोटिव फॉर एक्शन. अब क्यूरियोसिटी को ना लिखकर हम इसमें क्या लिखा है, इसमें इट लिखा है. इट इज अ प्रोनाउन. और प्रोनाउन कहाँ पे यूज होता है, नाउन के बदले में प्रोनाउन को हम यूज करते हैं. तो एक ही नाउन को, मतलब क्यूरियोसिटी को बार बार यूज ना करके, जब क्यूरियोसिटी के बदले में हम इट यूज कर दिया, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये होता है क्या, प्रोनाउन. तो दैट्स मीन ये इट जो है, ये इट किसको डिनोट कर रहा है, इट क्यूरियोसिटी को डिनोट कर रहा है. So curiosity is another motive for action. It is also one of the distinctive characteristics of human nature and contrasted with the natures of non-human animals. तो curiosity क्या है, curiosity also one of the distinctive characteristics of human nature. जैसे कि anxiety हमारा एक नेचर है, जैसे कि inner soul कॉन्शियंस जो है ये हमारा नेचर है, तो ठीक सेम मैनर पे क्यूरियोसिटी जो होते हैं ना, वो भी हमारा एक नेचर ही है, ह्यूमन बीइंग का एक नेचर है. और जिसकी वजह से इस एंजाइटी की क्यूरियोसिटी के लिए ही ह्यूमन बीइंग और एनिमल, आई मीन टू से, देखो ऑथर ये पे कितना अच्छा वर्ड यूज किया, जो नेचर्स ऑफ नॉन ह्यूमन एनिमल. क्योंकि ह्यूमन बीइंग भी तो एनिमल्स ही होते हैं, तो दैट्स व्हाई उसमें बोले को ह्यूमन नेचर एंड कॉन्ट्रास्टेड विद द नेचर्स ऑफ नॉन ह्यूमन एनिमल. जो मतलब जानवर के साथ ह्यूमन बीइंग का, इंसान का यही होता है क्या, डिफरेंशिएशन. क्या डिफरेंशिएशन यही है जो
एनिमल्स जो है, नॉन ह्यूमन एनिमल्स का कोई भी क्यूरियोसिटी नहीं होता है, लेकिन ह्यूमन बीइंग का एक क्यूरियोसिटी होता है। तो दैट्स मीन थर्ड मोटिव ऑथर के लिए क्या हुआ, क्यूरियोसिटी हुआ। अभी तक हमें ये नहीं पता चल रहा है, देखो स्टूडेंट्स, जो इस सेंटेंस का मतलब इस पैसेज का मेन आइडिया कौन सा है, हम किसके बारे में सोच रहे हैं, किसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, क्या एंजाइटी के बारे में पढ़ रहे हैं, या कॉन्शियस के बारे में पैसेज चल रहा है, या क्यूरियोसिटी के बारे में पैसेज चल रहा है। ठीक है, और एक बार आगे पढ़ते हैं। ऑल ह्यूमन बींग्स हैव क्यूरियोसिटी, सारे ह्यूमन बींग्स का क्या है, क्यूरियोसिटी है, इन सम डिग्री, एंड वी ऑल्सो हैव इट अबाउट थिंग्स विच आर नो प्रैक्टिकल यूज। सारे ह्यूमन बींग का ही क्यूरियोसिटी होता है, लेकिन इस क्यूरियोसिटी का कुछ डिग्री होता है, किसी का ज्यादा है, किसी का कम है। लेकिन ऐसा नहीं होगा जो किसी का क्यूरियोसिटी होगा ही नहीं, अगर नहीं होगा तो वो एनिमल हो जाएगा, नॉन ह्यूमन एनिमल हो जाएगा। अब देखो, अब इसमें आगे क्या बोला है, जो विच वी ऑल्सो हैव इट अबाउट थिंग्स विच आर ऑफ नो प्रैक्टिकल यूज। क्यूरियोसिटी मे बी फोकस्ड ऑन एनीथिंग इन द यूनिवर्स, क्यूरियोसिटी फोकस होते हैं किसी भी जगह पे इन द यूनिवर्स में, बट द स्पिरिचुअल रियलिटी ऑफ फिनोमेना शुड बी द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑल क्यूरियोसिटी फॉर इट्स टू बी फ्रूटफुल। स्पिरिचुअल रियलिटी ऑफ फिनोमेना, स्पिरिचुअल रियलिटी ऑफ फिनोमेना, फिनोमेना मतलब होता है कि कोई भी घटना, कोई भी इंसिडेंट, तो स्पिरिचुअल रियलिटी ऑफ फिनोमेना शुड बी द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑल क्यूरियोसिटी फॉर इट्स टू बी फ्रूटफुल। तो क्यूरियोसिटी को फ्रूटफुल करने के लिए अल्टीमेटली क्या चाहिए, स्पिरिचुअल रियलिटी। थैंक्स टू माई मदर, my approach to this ultimate object is through the story of human affairs. Thanks to my mother, मतलब ऑथर क्या कह रही है, जो थैंक्स दिया है, to my mother, my approach to this ultimate object. What is the ultimate object of this? Definitely that is क्या है, curiosity. Ultimate object is through the story of human affairs. तो स्टूडेंट्स, नाउ इट इज क्लियर टू यू, आई होप सो आप लोगों को समझ में आ गया, जो टोटल पैसेज का जो मेन आइडिया है, वो मेन आइडिया किस में जा रहा है, व्हाट इज द मेन आइडिया। क्या एंजाइटी हमारा मेन आइडिया है? डेफिनेटली नॉट, एंजाइटी इज नॉट द मेन आइडिया। कॉन्शियस, ये भी मेन आइडिया नहीं है। मेन आइडिया इसमें क्या है, क्यूरियोसिटी। द मेन आइडिया जो है वो क्या है, क्यूरियोसिटी। तो मेन आइडिया को लोकेट करने के लिए ऑथर एंजाइटी को लेकर आए हैं, ऑथर कॉन्शियस को लेकर आए हैं, लेकिन ऑथर मेन जो है, मतलब फोकस किसके ऊपर करना चाहते हैं, मेन आइडिया के ऊपर करना चाहते हैं, दैट इज क्या है, क्यूरियोसिटी। क्योंकि क्यूरियोसिटी के बारे में ही देखो सारी इन्फॉर्मेशन है। जो जिसके पास क्यूरियोसिटी नहीं होता है, दे आर नॉन ह्यूमन एनिमल, जिसके पास क्यूरियोसिटी होता है वो ह्यूमन थिंग। तो प्रैक्टिकल यूजेस जो है मदर से मिला है, तो मतलब लॉट ऑफ थिंग्स जो है ऑथर कह रही है, बट दिस ऑल आर रिलेटेड टू क्यूरियोसिटी। ठीक है, चलो लेट्स चेंज द स्लाइड। अब इसके आगे एक बार देखते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास आ गया, दैट इज क्या है, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पैसेज। डियर स्टूडेंट्स, प्लीज ध्यान रखना, इसमें जो मेन आइडिया जो होते हैं ना, मेन आइडिया, मेन ऑब्जेक्टिव जो होते हैं वही होता क्या है, मेन आइडिया। ऑलवेज रिमेंबर दैट, मेन ऑब्जेक्टिव जो होगा ना वही होता क्या है, मेन आइडिया। तो दैट्स वाई मैंने बार बार फोकस करती हूँ, जो मेन आइडिया को हमें लोकेट करना पड़ेगा। अच्छा, अब ऑप्शंस को देखते हैं। ऑप्शंस में मैंने पहले आप लोगों को एक चीज बताई थी, दैट इज क्या है, एलिमिनेशन। जो एलिमिनेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो हमें एलिमिनेशन करना जानना पड़ेगा, जो हाउ कैन इट बी एलिमिनेटेड। फर्स्ट ऑप्शन देखो दिया है, डिस्टिंग्विश बिटवीन ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स। ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स के बीच में डिस्टिंग्विशन, डेफिनेटली ये तो मतलब पता हमें चली गया, इसके बारे में तो इंफॉर्मेशन इसमें है ही नहीं, तो डेफिनेट करके ये एलिमिनेटेड हो गया, एलिमिनेटेड ये हो गया। सेकेंड ऑप्शन जो है, प्रोजेक्ट क्यूरियोसिटी एज अ पोटेंट मोटिवेटिंग फैक्टर। प्रोजेक्ट क्यूरियोसिटी एज अ पोटेंट मोटिवेटिंग फैक्टर। देखो पोटेंट, POTENT, पोटेंट के बारे में मुझे थोड़ी सी डिस्कस करना है। मैंने आप लोगों को बताती हूँ, जो रूट वर्ड्स इज अ वेरी हेल्पफुल थिंग। इसमें देखो रूट वर्ड का है, दैट इज POT, पोट। इसको पॉट प्रोनाउंस ना करके पोट प्रोनाउंस करना, और ये पोट का मतलब होता है पावर। इसी जगह से पोटेंशियलिटी आ जाता है, इसी जगह से पोटेंट आ जाता है। अच्छा, तो दैट्स मीन सारी क्या होगा, पावरफुल होगा। अगर मैंने बोलूं जो पोटेंशियल, दिस इज द पोटेंशियल, तो पोटेंशियल भी क्या होगा, दैट विल बी द पावरफुल।
ठीक है। और इसके आगे अगर हमने जैसे देखो पोटेंट वर्ड के साथ हम ऐसे लिखे POTENT, तो ये तो पावरफुल हो गया क्योंकि पोट का मतलब पावरफुल है। और अगर इसके आगे हम IM को लगा देंगे, इम्पोर्टेंट कर देंगे, तो ये ऑपोजिट वर्ड हो जाएगा, तब ये क्या हो जाता है, लेस पावरफुल। तब ये होगा क्या, लेस पावरफुल। तो रूट वर्ड इज अ वेरी गुड थिंग कोई भी वर्ड को लोकेट करने के लिए, एटिमोलॉजी जो है। तो देखो हमें इसमें ऑप्शंस हमारे पास सेकंड ऑप्शन जो है वो बोला है कि जो प्रोजेक्ट क्यूरियोसिटी एज अ पोटेंट मोटिवेटिंग फैक्टर। थर्ड ऑप्शन में क्या है, प्रोजेक्ट एंजाइटी एंड कॉन्शियंस एज इनएडिक्वेट मोटिवेटर्स। प्रोजेक्ट एंजाइटी एंड कॉन्शियंस एज इनएडिक्वेट मोटिवेटर। एंड फोर्थ ऑप्शन जो है, मोटिवेशन एंड स्पिरिचुअल रियलिटी। मोटिवेशन एंड स्पिरिचुअल रियलिटी। तो आप देखो ये जो दो ऑप्शन जो है, आई होप इट इज क्लियर टू यू। जो फर्स्ट ऑप्शन तो डेफिनेटली हमने एलिमिनेट कर दिया, फर्स्ट ऑप्शन तो हम ले नहीं सकते। साइमल्टेनियसली डी ऑप्शन जो है देखो ये भी हम नहीं ले सकते, जो मोटिवेशन एंड स्पिरिचुअल एंजाइटी, स्पिरिचुअल रियलिटी, ये जो पार्ट है ये भी हमारा नहीं होगा। अच्छा नहीं क्यों होगा, क्यों एलिमिनेट हमें करना है? एलिमिनेट हमें इसलिए करना है क्योंकि दिस इज नॉट द मेन फोकस ऑफ दिस पैसेज। क्लियर? मेन फोकस अगर ना रहे, मेन इंपॉर्टेंट आइडिया अगर ये ना रहे, तो दैट विल बी नॉट द मेन ऑब्जेक्टिव। तो मोटिवेशन एंड स्पिरिचुअल रियलिटी के बारे में तो इसमें कोई भी बात हुआ ही नहीं, दैट्स वाई डी ऑप्शन जो है वो कट गया। अब हमारे पास बी और सी बचे हैं। आई होप आप लोग कर लिया होगा, डेफिनेटली कर लिया ही होगा क्योंकि मेन आइडिया हमने पहले भी डिस्कस किए थे। डेफिनेटली यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। जो अगर आपने किसी ने अगर सोच लिया जो हाँ आंसर क्या होगा, तो डेफिनेटली आंसर इसका बी होगा। बट सी भी मैं एक बार बोलूं, जो प्रोजेक्ट एंजाइटी एंड कॉन्शियस एज इनएडिक्वेट मोटिवेटर, एडिक्वेट मोटिवेटर, एंड इसमें बोले कि इनएडिक्वेट मोटिवेटर। क्या सच में क्या इनएडिक्वेट है? एडिक्वेट मतलब क्या होता है, जो चीज ज्यादा होती है। इनएडिक्वेट मतलब होता है कि कम है, डेफिनेटली नॉट। इनएडिक्वेट मोटिवेटर ऑथर कहीं पे नहीं बोला। कैसे हमें पता चलेगा? देखो इसका भी मैं बताती हूँ, एक बार मैंने जस्ट बैक कर रही हूँ। देखो हमारे पास ये जो है, जो लाइन था, एंजाइटी एंड कॉन्शियस आर अ पेयर ऑफ पावरफुल डायनामोस। दिस अ पावरफुल डायनामोस, दैट्स मीन जो चीज पावरफुल होगा वो तो एडिक्वेट होगा ही, इनएडिक्वेट तो हो नहीं सकता। ठीक है, तो दैट्स मीन ये जो ऑप्शन हमारे पास हुआ है, सी ऑप्शन जो है वो सी ऑप्शन क्या होगा, प्रोजेक्ट एंड एंजाइटी एंड कॉन्शियस इनएडिक्वेट मोटिवेटर। ये ना रॉन्ग इंफॉर्मेशन है, दिस इज अ रॉन्ग इंफॉर्मेशन। क्लियर? सो अगर ये एडिक्वेट हो जाए तो हम इसके बारे में फिर भी सोच सकते थे, लेकिन इसमें इनएडिक्वेट दिया हुआ है, तो दैट इज द रॉन्ग इंफॉर्मेशन। और रॉन्ग इंफॉर्मेशन हो गया है तो ये हम ले नहीं सकते, दैट्स वाई सी ऑप्शन जो है वो भी एलिमिनेट हो गया। तो करेक्ट ऑप्शन होगा क्या, प्रोजेक्ट क्यूरियोसिटी एज अ पोटेंट मोटिवेटिंग फैक्टर। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बोला है अ कैरेक्टरिस्टिक्स पिक्यूलियर टू ह्यूमन बीइंग दैट इज रेफर्ड टू। देखो पिक्यूलियर मतलब होता है क्या, जो अनयूजुअल होता है। इसके भी थोड़ा सा ध्यान रखना, जो दैट इज क्या है, अनयूजुअल जो चीज होती है वो क्या होता है, वो हमारे लिए होता है कि पिक्यूलियर। अब देखो वे ऑफ आस्किंग क्वेश्चन, मैंने इसलिए इस टाइप ऑफ स्टेटमेंट के साथ क्वेश्चन आप लोगों को करवा रही हूं ताकि ना क्वेश्चन का पैटर्न पता चले, लैंग्वेज का पैटर्न जो है वो पता चले। अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पिक्यूलियर टू ह्यूमन बीइंग दैट इज रेफर्ड टू। जो ह्यूमन बीइंग का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है और उस कैरेक्टरिस्टिक्स में जो पिक्यूलियरिटी है, जो अनयूजुअल थिंग है, जिसके लिए ही एक ह्यूमन बीइंग को नॉन ह्यूमन बीइंग से हम डिफरेंट कर दिया, वो क्या है? फर्स्ट ऑप्शन सुपीरियर इंटेलिजेंस, सेकेंड ऑप्शन स्पिरिट टू इंक्वायरी, थर्ड ऑप्शन कैपेसिटी टू रैशनलाइज एंड एनालाइज, फोर्थ ऑप्शन एबिलिटी टू शिफ्ट द प्रैक्टिकल फ्रॉम इम्प्रैक्टिकल, द प्रैक्टिकल फ्रॉम द इम्प्रैक्टिकल। समझते हैं, सुपीरियर इंटेलिजेंसी, सुपीरियर इंटेलिजेंसी वो क्या ह्यूमन बीइंग के ही होते हैं ना, डॉग का भी होता है, बहुत सारी एनिमल्स होते हैं जिसका इंटेलिजेंसी बहुत है। तो दिस इज नॉट द पिक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक्स।
इंटेलिजेंसी ऑलमोस्ट सारी एनिमल्स को ही होता है, क्योंकि सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट में रहने के लिए, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस करने के लिए हर एनिमल्स को ही क्या होना पड़ता है, इंटेलिजेंट होना ही पड़ता है। अगर वो इंटेलिजेंट ना हो तो वो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट में रह ही नहीं पाएगा। सो दिस इज नॉट द पिक्यूलियर थिंग। पिक्यूलियर मतलब, आई रिपीट अगेन, पिक्यूलियर मतलब होता है कि जो चीज अनयूजुअल है, विच इज अनयूजुअल थिंग, ठीक है। सो ये तो कट गया, मतलब सुपीरियर इंटेलिजेंस जो है वो हमारा कट गया। स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, इंक्वायरी मतलब होता है कि हर चीजों को जानने का इच्छा। डिजायर टू सी, डिजायर टू अंडरस्टैंड, देखने का इच्छा, अंडरस्टैंड मतलब समझने का इच्छा। डिजायर टू सी, डिजायर टू अंडरस्टैंड, दैट इज कॉल्ड इंक्वायरी। और इसका ही सिनोनिमस वर्ड क्या है, इसका सिनोनिम्स क्या होगा, क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी। तो जो हमारी लाइन पे मतलब पैसेज में जो गिवन है, स्पिरिट ऑफ curiosity, capacity to rationalize and analyze. This line may be true, but it is not given in the passage. इस passage में कहीं पे हमें rationalize और analyze इसका कोई भी information नहीं मिला। तो जो information नहीं मिलेगा तो that will be not the answer. Ability to shift practical from the impractical. This line also is not given here. Maybe human being is rationalized, maybe human being is analytical, maybe human being can differ from practical to impractical, लेकिन this is not the given lines ना। तो जो line given नहीं होगा that will be not our answer. So it is clear to us the answer will be spirit of inquiry. Answer हो गया हमारा second. Question number third. Question number third में बोला, which of the following statements is true according to the passage? अच्छा, true and false, ठीक है। क्वेश्चन हमें ऐसे मिलेगा, ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो आंसर हमारा ट्रू होगा या फॉल्स होगा, मतलब स्टेटमेंट हमारा ट्रू हो जाएगा या फॉल्स हो जाएगा। ये किस तरीके से हम डिनोट करेंगे? The line which is given in this passage, this is true. The line which is not given in the passage, that is false. जो लाइन पैसेज में गिवन है वो लाइन होगा क्या, ट्रू, और जो लाइन पैसेज में गिवन नहीं होगा वो क्या हो जाएगा, फॉल्स, ठीक है। सो दैट्स वाई ट्रू मतलब ही होगा क्या, इंफॉर्मेशन is given in the passage, is given in the passage. पैसेज में गिवन होना चाहिए। जो इंफॉर्मेशन पैसेज में गिवन होगा दैट विल बी ट्रू, और जो इंफॉर्मेशन पैसेज में गिवन नहीं होगा दैट विल बी फॉल्स। चेक करके देखते हैं जो कौन सी इंफॉर्मेशन होगा। एनिमल्स आर एज क्यूरियस एज ह्यूमन बीइंग, डेफिनेटली दिस इज नॉट द गिवन लाइन, तो ये क्या है, फॉल्स है, और फॉल्स इंफॉर्मेशन इसमें हमें नहीं देना, दैट्स वाई ए जो है इसको हम एलिमिनेट कर दिया। सेकेंड है क्या, क्यूरियोसिटी इज द ओनली मोटिव फॉर एक्शन। क्यूरियोसिटी जो है वो क्या है, ओनली मोटिव, मतलब सिर्फ एक ही मोटिव है एक्शन करने के लिए। क्यूरियोसिटी जो है वही एक ही, ओनली वन मोटिवेशन है और कुछ मोटिवेशन नहीं है। क्यूरियोसिटी इज ओनली मोटिव। अच्छा, तो ये भी इंफॉर्मेशन क्या सही है, डेफिनेटली नॉट ना, क्योंकि हमारी पैसेज में एंजाइटी भी था, कॉन्शियस भी था, वो भी तो मोटिवेशन था, क्योंकि उसके बारे में तो हमने पढ़े है ना, जो पावरफुल डायनामो, ये भी तो पावरफुल डायनामो है। तो ओनली मोटिव फॉर एक्शन, तो आंसर नहीं हो पाएगा, दैट्स मीन बी जो है इसको भी हमने एलिमिनेट कर दिया। सी, पीपल मोटिवेटेड बाय क्यूरियोसिटी डू नॉट नीड अदर मोटिव्स टू गाइड देम। जो पीपल जो क्यूरियोसिटी से मोटिवेटेड होते हैं उसको अदर कोई मोटिव ही नहीं होता है गाइड करने के लिए, डेफिनेटली नॉट, क्योंकि पहले ही हमने पढ़ लिया जो एंग्जाइटी एंड कॉन्शियस दे द पावरफुल डायनामो। लेकिन फॉर्चुनेटली ऑथर के पास और एक मोटिवेशन है, वो मोटिवेशन क्या है, क्यूरियोसिटी। सो ये भी तो कट गया, एलिमिनेटेड हो गया। फोर्थ ऑप्शन, पीपल मोटिवेटेड बाय एंग्जाइटी एंड कॉन्शियस अलोन कैन बी मिसडायरेक्टेड। ट्रू ऑप्शन जो है वो हमें देना पड़ेगा। पीपल मोटिवेटेड बाय एंग्जाइटी एंड कॉन्शियस अलोन कैन बी मिसडायरेक्टेड। देखो डायरेक्टली इसमें नहीं बोला, जो पीपल को एंग्जाइटी के साथ, कॉन्शियस के साथ हमें क्यूरियोसिटी भी चाहिए, लेकिन हमें पता कैसे चल रहा है, कैन बी मिसडायरेक्टेड, मतलब और एक कोई चीज चाहिए, एक थर्ड मोटिव जो है वो पीपल को चाहिए, जिस थर्ड मोटिव की वजह से पीपल क्या कर सकते हैं, आगे सक्सेसफुली काम कर सकते हैं। तो जिस पीपल ओनली एंग्जाइटी एंड कॉन्शियस से ही मोटिवेटेड होते हैं, दे कैन बी मिसडायरेक्टेड, तो वो मिसडायरेक्टेड हो सकते हैं।
ठीक है, सो देयरफॉर आवर आंसर ये ट्रू है, ये ट्रू इन्फॉर्मेशन है। अच्छा, और भी एक चीज मैं आपको दिखाती हूँ, देखो ये जो पैसेज हमारे पास है, curiosity may be focused on anything in the universe, but the spiritual reality of the phenomena should be the ultimate objective of all curiosity is to be fruitful. That's mean क्या हो गया है, जो मे बी एंग्जाइटी कॉन्शियस ये सारी चाहिए, ठीक है, फिनोमेना, लेकिन क्यूरियोसिटी अगर ना रहे, किसी चीजों को जानने का इच्छा अगर मेरे मन में ना रहे, तो मैंने मिसडायरेक्टेड हो सकती हूँ, मैंने मिसडायरेक्टेड जो है वो हो सकती हूँ। सो इट इज क्लियर टू अस, जो आंसर हमारा होगा क्या, पीपल मोटिवेटेड बाई एंग्जाइटी एंड कॉन्शियंस अलोन कैन बी मिसडायरेक्टेड। तो आंसर हमारा होगा क्या, डी। क्लियर, आई होप सो। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलती है। अकॉर्डिंग टू द ऑथर, ये जो क्वेश्चन होता है ना, अकॉर्डिंग टू द ऑथर, अकॉर्डिंग टू द ऑथर का मतलब पता क्या होता है, वैसे तो नॉर्मल इंग्लिश अकॉर्डिंग टू द ऑथर मतलब ऑथर के अनुसार, ऑथर ने जो कह रहे हैं ऑथर की ओपिनियन के अनुसार, ये है मेन पॉइंट। लेकिन अकॉर्डिंग टू द ऑथर मतलब ऑथर पर्टिकुलरली किस चीजों के ऊपर ना फोकस बार बार कर रहे हैं, कौन सी चीजों के ऊपर फोकस बार बार कर रहे हैं। तो नाउ इट इज क्लियर टू अस, एक ना मैपिंग जो होती है ना, ब्रेन का जो एक मैपिंग होती है, तो वो मैपिंग हमारा हो गया, मैपिंग हमारा हो गया। मैपिंग क्या हुआ, जो इस पैसेज का जो मेन आइडिया है वो क्या है, क्यूरियोसिटी, दैट इज द मेन आइडिया, इट इज अ क्यूरियोसिटी। अब इसको एस्टेब्लिश करने के लिए ऑथर एंग्जाइटी को लेकर आए हैं, इसको एस्टेब्लिश करने के लिए ऑथर कॉन्शियस को लेकर आए हैं, इसको एस्टेब्लिश करने के लिए ऑथर सारी चीज ले आए, बट इसका मेन जो मैपिंग हमारा हो गया, वो मेन मैपिंग हमारा क्या है, क्या, क्यूरियोसिटी। सो लेट्स मूव टू द ऑप्शंस। Those who have little curiosity, sorry इसका ना T आगे एक हो जाएगा, those who have little curiosity are curious about unimportant things. Those who have little curiosity, अच्छा curiosity के आगे little क्यों यूज हुआ, थोड़ी सी मैं बता दूं, TY जिसमें लग जाते हैं, मैंने पहले ही बोला ये क्या होता है, नाउन, दिस इज द नाउन। एंड नाउन में ना दो पार्ट होते हैं, एक होता है काउंटेबल नाउन और एक होता है क्या, अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल मतलब जिसको हम काउंट कर सकते हैं, और अनकाउंटेबल मतलब जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। और जिस चीज को हम काउंट नहीं कर सकते हैं, अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन को जब हमने कम समझाते हैं, अनकाउंटेबल नाउन को जब हम कम समझाते हैं, तो इसके आगे हमें लिटिल को यूज करना पड़ता है। ये लिटिल मतलब क्वांटिटी समझाया गया है। सो दोज हु हैव लिटिल क्यूरियोसिटी आर क्यूरियस अबाउट अनइम्पॉर्टेंट थिंग, जिसके पास थोड़ी सी क्यूरियोसिटी होता है, ज्यादा क्यूरियोसिटी नहीं होता है, वो अनइम्पॉर्टेंट थिंग के ऊपर क्यूरियस है। तो डेफिनेटली ऑथर ये बात तो बोला ही नहीं। सेकंड ऑप्शन, अपार्ट फ्रॉम ह्यूमंस, मतलब ए ऑप्शन जो है वो हमारा एलिमिनेट हो गया। बी ऑप्शन पे देखो, अपार्ट फ्रॉम ह्यूमंस नो अदर लिविंग बींग्स हैव द गिफ्ट ऑफ क्यूरियोसिटी। Apart from humans, no other living beings have gift of curiosity. This is not the given option. Author ने ये कहा क्या, जो अगर curiosity है इसलिए human being and non-human animal they have some different. But इसके मतलब ये नहीं है जिन्होंने ये कह दिया जो gift of curiosity किसी का है ही नहीं बोला। That's mean ये भी कट गया। सी ऑप्शन पे देखो, the highest form of curiosity can be satisfied by study of human affairs alone. The highest form of curiosity can be satisfied by study of human affairs alone. मैंने एक बार बैक करके आप लोगों को एक चीज दिखाती हूँ, देखो सेंटेंस को, इसमें देखो लास्ट लाइन जो था, तो थैंक्स टू माई मदर माई अप्रोच टू दिस अल्टीमेट ऑब्जेक्ट इज थ्रू द स्टोरी ऑफ ह्यूमन अफेयर्स। मतलब ऑथर क्या कह रही है, जो अपना एग्जाम्पल्स दिया है, जो थैंक्स टू माई मदर, मेरी मदर के लिए, मदर की वजह से ही माई अप्रोच टू दिस अल्टीमेट ऑब्जेक्ट, क्योंकि अल्टीमेट ऑब्जेक्ट के ऊपर मेरा जो अप्रोच हुआ था इज थ्रू द स्टोरी ऑफ ह्यूमन अफेयर्स। ठीक है, मतलब दिस इज नॉट द एविडेबल ट्रूथ, ठीक है, एविडेंशियल ट्रूथ हम इसको नहीं बोल सकते हैं, ऑथर ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया हमारे साथ। अब ऑप्शन को चेक करो, ऑप्शन में बोला है The highest form of the curiosity can be satisfied by study of human affairs alone. जो only क्या evidential truth? No. तो ये ऑप्शन भी हमारा कट गया, क्योंकि सी और डी में कंफ्यूजन होने का चांसेस बहुत ज्यादा है, तो सी भी जो है वो कट गया। डी ऑप्शन देखो, स्पिरिचुअल रियलिटी इज द अल्टीमेट गोल ऑफ ह्यूमंस थ्रू एक्शन। स्पिरिचुअल, ऑथर यही कह रहे हैं, जो स्पिरिचुअल रियलिटी जो होता है वो क्या होता है, इज द अल्टीमेट गोल ऑफ ह्यूमंस थ्रू एक्शंस। सो देयरफॉर आवर आंसर विल बी Question number 5th. The author subscribes to the views.
व्हाट डू मीन बाय सब्सक्राइब? सब्सक्राइब किसको बोलते हैं? चैनल सब्सक्राइब कर दो, हम बार बार बोलते हैं। चैनल सब्सक्राइब करने का मतलब क्या है? वी डोंट नीड एनी मनी फ्रॉम यू ना, हमने वो नहीं बोला। जो हमने क्या बोलते हैं, जो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, तो हमारे साथ रहो। तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करने का मतलब होता है क्या? जो वी नीड योर सपोर्ट, हमें सपोर्ट करो, हमारे साथ रहो, एंड डेफिनेटली इट विल बी बेनिफिशियल। हम आपको बेनिफिटेड करने की कोशिश डेफिनेटली करेंगे, बट इसके लिए आपको क्या करना होगा? चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सेम चीज, सब्सक्राइब का बेसिक मीनिंग क्या होता है? सपोर्ट करना। तो द ऑथर सपोर्ट्स टू द व्यू, ऑथर किस चीज की सपोर्ट दे रहे हैं? सब्सक्राइब्स टू द व्यू जो है, ऑथर क्या कर रहे हैं? किस चीज का सपोर्ट दे रहे हैं? सपोर्ट किसका दे रहे हैं? फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन जो है, one's curiosity should focus beyond the facade on the latent meaning of things. Beyond the latent meaning of things. One's curiosity should focus. अच्छा, should के बारे में एक छोटी सी बात मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी। ये जो would, should, ये जो सारी वर्ड होते हैं ना, ये सारी वर्ड, इसको दिस इज कॉल्ड मोडल्स ऑक्सिलरी वर्ब। ऑल्दो आप लोगों का इतना डिटेल ग्रामर नहीं होता है, लेकिन एक छोटी सी बात अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखोगे, जो ग्रामर की जो छोटी छोटी चीज होती है ना, जो एक सेंटेंस का मीनिंग जो है वो कंप्लीटली चेंज कर देते हैं, तो उसमें आता क्या है? उसमें आ जाता है हमारा मोडल्स ऑक्सिलरी वर्ब। ये जो शुड जो है, one's curiosity should focus beyond the facade of the latent meaning of things. तो जो should जो वर्ड है, should का यूजेस कहाँ कहाँ पे होता है? एक तो हम पास्ट टेंस के लिए should यूज करते हैं, जो पास्ट टेंस ऑफ shall, तो दैट इज should। लेकिन इन स्पाइट ऑफ दैट, अपार्ट फ्रॉम दैट, should हमने ना कोई ऑब्लिगेशंस के लिए, कोई ड्यूटी के लिए भी यूज करते हैं। कोई मॉरल ऑब्लिगेशन या कोई ड्यूटी जो है उसके लिए भी हम यूज करते हैं। तो ऑथर इसमें क्या कह रहे हैं? देखो, one's curiosity should focus beyond the facade on the latent meaning of things. मतलब latent meaning मतलब होता है कि हर थिंग्स का जो latent meaning मतलब छुपा हुआ मीनिंग जो है, जो शुरू में पता नहीं चलता है, latent meaning of things। तो आप समझते हैं, और facade का मतलब होता है क्या? false, which is not true। बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। जो one's curiosity, जो एक का क्यूरियोसिटी शुड फोकस होना चाहिए बियॉन्ड द facade on the latent meaning of the things। जो मीनिंग जो है, लेटेंट मीनिंग जो है, उसको फोकस करके मतलब उसको facade करके चले जाना। ऑथर ऐसा कुछ भी कहा नहीं है ना, ऑथर ऐसा कुछ भी नहीं कहा। ऑथर ने कहा कि स्पिरिचुअल रियलिटी जो है वो होना चाहिए और क्यूरियोसिटी जो है वो हमारा होना चाहिए। तो ऑथर इसके बारे में बिल्कुल ही बात नहीं किया। तो दिस विल बी नॉट अवर आंसर। अच्छा, अगर हम इसको आंसर सोच भी लेते हैं, जो चलो बाकी ऑप्शन को देखते हैं, क्योंकि इसमें एक बात तो डेफिनेटली है, जो one's curiosity should focus, जो एक का क्यूरियोसिटी जो है फोकस होती है बियॉन्ड द facade on the latent meaning of the things। और एक बात भी मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी, जो latent meaning of things मतलब होता है क्या? कोई भी एक चीजों को जो हम देखते हैं, ठीक है, कोई भी एक चीजों को जो हम देखते हैं, उसका अंदर का जो थिंग्स है, उसका अंदर का जो मीनिंग है, वो मीनिंग क्या है, वो किस तरीके से हो रहा है। तो ये भी इसका बहुत बड़ी सी बात है। ये जानने के लिए ही क्यूरियोसिटी है। जैसे कि सिंपल सेंटेंस में फोन चल रहा है, कैसे चल रहा है, किस तरीके से चल रहा है, किस तरीके से हम इसको इतनी सारी बात कर रहे हैं, मतलब इतनी सारी फीचर्स कहाँ से आए हैं। जो एक लेटेंट मीनिंग है, उस लेटेंट मीनिंग से आगे जाके कुछ सोचने का एबिलिटी वो भी है। तो इसको बिल्कुल भी ना हम नहीं करेंगे, क्योंकि बाकी ऑप्शंस भी हमें पढ़ना है। क्यूरियोसिटी इज एन इनहेरिटेड फैमिली कैरेक्टरिस्टिक्स। ये लाइन कहीं पे भी नहीं बोला है। इनहेरिटेड मतलब होता है क्या? जो जनरेशन टू जनरेशन अगर हमने इनबॉर्न कुछ क्वालिटी है, मेरे फादर का भी था, मेरे ग्रैंडफादर का भी था, मेरी मदर का भी है, तो मेरा भी है, ऐसे कोई इंफॉर्मेशन इसमें नहीं दिया। For third option, a study of human affairs is most effective method of satisfying one's curiosity. Most effective method, ये लाइन देखो बार बार आ रहा है, तो ये लाइन तो बिल्कुल ही ऑथर ने नहीं कहा। उन्होंने कहा कि मेरी मदर की अप्रोच से मैंने ये किया, मेरी मदर की अप्रोच था, ये किया। तो फोर्थ ऑप्शन जो है, इन ऑर्डर टू मोटिवेट क्यूरियोसिटी मस्ट बी कपल्ड विथ एंजाइटी एंड कॉन्शियस। इन ऑर्डर टू मोटिवेट क्यूरियोसिटी जो है वो क्या होगा? मस्ट बी कपल्ड विथ, जो मोटिवेट करने के लिए एंजाइटी एंड कॉन्शियस के साथ क्यूरियोसिटी को कपल्ड होना पड़ेगा। नो, ऐसा आंसर भी इसमें गिवन नहीं है। सो देयर इज नो एनी ऑप्शन, ऑप्शंस ओनली ए ही है। One's curiosity should focus beyond the facade on the latent meaning of things. जो मुझे दिख रहा है,
जो लेटेंट मीनिंग है उस लेटेंट मीनिंग से आगे जाके अगर कुछ क्यूरियोसिटी करना है तो ऑथर इसी चीजों के ऊपर ही फोकस किया है। अब ये लाइन हमें कहां से पता चलेगा, ये स्टेटमेंट तो इसमें गिवन तो है नहीं। अब देखो ये जो बोला है ना, क्यूरियोसिटी मे बी फोकस्ड ऑन एनीथिंग इन द यूनिवर्स। क्यूरियोसिटी जो है वो एनीथिंग इन द यूनिवर्स में फोकस होती है, बट द स्पिरिचुअल रियलिटी ऑफ फिनोमेना शुड बी अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑल क्यूरियोसिटी फॉर इट्स टू बी फ्रूटफुल। तो हर चीजों के ऊपर ही हम क्यूरियोसिटी जो है वो फोकस कर सकते हैं, जैसे उसको लेटेंट मीनिंग से आगे जाके हमें देखना पड़ेगा, दैट विल बी द क्यूरियोसिटी। सो दैट्स व्हाई द आंसर जो हमारा हुआ वो क्या हुआ, ए। ठीक है, मैंने थोड़ा टाइम लिया, मैंने थोड़ा सा टाइम लेकर 5 क्वेश्चंस आप लोगों को समझाई, लेकिन मैंने यही चाहती हूँ कि जो आप भी थोड़ा सा मतलब एटलीस्ट 5 मिनट्स आप टाइम दे सकते हो, उसको टाइम देकर फिर करना। तो पैसेज इस तरीके से हमें देखना होता है। चलो लेट्स मूव टू द सेकेंड पैसेज। हियर इज आवर पैसेज नंबर 2। पैसेज नंबर 2 में एक बार पढ़ती हूँ। ये डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ पैसेज है, जिसपे बहुत ज़्यादा इनर मीनिंग, बहुत कुछ इन्फ्रेंस लेवल, इन्फ्रेंस मतलब जो कुछ इन्फर्ड करना, कुछ आइडिया करना, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ पैसेज है, पढ़ के एक बार हम देखेंगे, देन वी विल गो फॉर द आंसर। तो देखो फर्स्ट जो सेंटेंस है, फर्स्ट लाइन पे है, soft bodied animals like caterpillars often fall a prey to voracious hunters like birds or reptiles. Soft bodied animal, जो एनिमल सॉफ्ट बॉडी का है, जैसे कि कैटरपिलर, एवरीबॉडी नो दैट कैटरपिलर्स क्या होते हैं, जो बटरफ्लाई का जो साइकिल चलते हैं उस साइकिल का जो फर्स्ट साइकिल है वो होता क्या है, सेकंड साइकिल जो होता है वो होता है कि कैटरपिलर। कैटरपिलर क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कर लेता है, और वो ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद वो बटरफ्लाई बन जाते हैं। दैट इज सच में अमेजिंग थिंग। तो सॉफ्ट बॉडीड लाइक्स, तो इस टाइप ऑफ सॉफ्ट बॉडी, कैटरपिलर की बॉडी जो है वो बहुत नरम होती है। ऑफन फॉल अ प्रे टू वोरासियस। अच्छा, वोरासियस का मतलब क्या होता है, VORA, वोरा, दैट इज कल ग्रिडीली खाना। जो पर्सन ना ग्रिडीली, बड़ी ग्रिडीली मतलब लस्ट के साथ, लालच के साथ खा लेता है, उसको कहते हैं क्या, वोरासियस। तो हंटर्स लाइक बर्ड्स और रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स का बड़ी वोरासियस फूड क्या है, सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स, दैट इज क्या है, कैटरपिलर्स। डिस्पाइट हैविंग नो मीन्स टू एक्टिवली डिफेंड देमसेल्व्स लाइक वेपन्स, विथ वेपन्स लाइक क्लॉज और जॉज। समझ लो, डिस्पाइट हैविंग नो मीन्स टू एक्टिवली डिफेंड देमसेल्व्स, मतलब ये जो सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स है इनके पास क्लॉज नहीं है, जॉज भी नहीं है, मतलब ना कोई नाखून है ना कोई जॉज है जिसके लिए वो काट के अपने आप को बचा सकेगा, क्योंकि वो तो है ही सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स। तो सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स है तो इसलिए वो क्या नहीं कर सकता, अपने आप को वो डिफेंड नहीं कर सकता, अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकता, क्योंकि इस टाइप ऑफ वेपन्स इसके पास नहीं है। दे हैव नेवरदलेस इवॉल्व्ड अदर इक्वली इफेक्टिव डिटरेंट्स, मतलब जो अलग सा जो इक्वली इफेक्टिव जो डिटरेंट्स होते हैं उनको वो लोग क्या नहीं कर पाते हैं, इक्वली इसके साथ ये जो है लड़ नहीं पाते हैं। ठीक है, मतलब इस सेंटेंस में, इस पैसेज में बेसिकली अगर मैंने बोलूं जो किसके लिए हमें बेसिकली पैसेज जो है वो गिवन है, मेन आइडिया अगर हमें लोकेट करना पड़े तो मेन आइडिया इसका कौन सा होगा, मेन आइडिया इसमें है क्या, सॉफ्ट बॉडीड एनिमल। ठीक है, अब देखो लाइक कैटरपिलर मतलब जैसे कि कैटरपिलर, कैटरपिलर जैसा, इट्स नॉट कैटरपिलर, लाइक कैटरपिलर। अगर हमें लगे जो हमने कैटरपिलर के बारे में ही इंफॉर्मेशन दे रहे हैं तो कैटरपिलर ही हमारा होगा क्या, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, और यही होगा हमारा मेन मतलब मेन वर्ड, तो मेन आइडिया, तो देन वी विल बी रॉन्ग। तो हमें ये नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि कैटरपिलर इज नॉट द मेन आइडिया। मेन आइडिया हमारे यहाँ पे क्या है, सॉफ्ट बॉडीड एनिमल जो इजीली प्रे हो जाते हैं। हंटर्स जो है वोरासियस ईटर के पास वो शिकार बन जाते हैं। प्रे टू, प्रे मतलब होता है कि PREY, दैट इज शिकार हो जाते हैं, क्योंकि इसके पास कोई भी एक्टिव डिफेंड करने के लिए कुछ भी चीज इसके पास नहीं होता है। ठीक है, चलो तो अब आगे देखते हैं। They have nevertheless evolved their equally effective deterrents. A particular species of the caterpillar. अब ऑथर को प्रूव करना है। देखो स्टूडेंट्स, ऑथर को प्रूव करना है जो सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स जो है वो इजीली प्रे हो जाते हैं। अब इसको प्रूव करने के लिए अ पर्टिकुलर स्पीशीज ऑफ कैटरपिलर लिव्स इन एन ऑल्टीट्यूड ऑफ ओवर 2500 मीटर्स इन द हिमालयस। कुछ
पर्टिकुलर स्पीसीज होते हैं कैटरपिलर का जो 2500 मीटर ऊपर रहते हैं. It uses prominent color to inform would-be predators for its inedibility. और इसके पास क्या होते हैं? prominent color होते हैं. और जो prominent color क्या इन्फॉर्म करेगा? prominent color इन्फॉर्म करते हैं अपने प्रीडेटर को जो inedibility, edible मतलब होता है खाने के लायक, और inedibility मतलब जो चीज वो नहीं खा सकता. इसका जो प्रोमिनेंट कलर है, उस प्रोमिनेंट कलर से ये प्रूव करने की वो कोशिश करते हैं जो आई एम नॉट इन एडिबल पर्सन, आई एम नॉट इन एडिबल थिंग. In that event, that is inexperienced or adventurous bird did eat the caterpillar. In the event that an inexperienced or adventurous bird did eat the caterpillar. और जिस बर्ड के पास ये एक्सपीरियंस नहीं है, जिस बर्ड के पास ये एक्सपीरियंस नहीं है और वेरी मच एडवेंचरस बर्ड, जो कोई बात नहीं खा के देखते हैं, तो बर्ड ईट द कैटरपिलर को खा लेता है. एंड इट वुड प्रोबेबली वॉमिट, और साथ साथ ये क्या करना शुरू कर देगा? वॉमिट करना शुरू करेगा. इट सून आफ्टर एंड सब्सिक्वेंटली डेसिस्ट फ्रॉम अटैकिंग सिमिलर स्पीशीज इन द फ्यूचर. ठीक है. और सब्सिक्वेंटली जैसे उस बर्ड को वो मतलब दूसरी बर्ड देखेगा जो ये वॉमिट शुरू कर दिया, तो सब्सिक्वेंटली डेसिस्ट फ्रॉम अटैकिंग सिमिलर स्पीशीज इन द फ्यूचर. सिमिलर स्पीशीज की तरफ वो दोबारा नहीं आएगा. Though this would do the unfortunate victim no good, the species benefit, a rare example of martyr among animals. मतलब martyr का मतलब होता है क्या? शहीद होना. You know that जो हमारी कंट्री के लिए अपना जान देती है, they are called martyr. तब इसमें बोले कि दिस इज रेयर एग्जाम्पल. कौन होता है रेयर एग्जाम्पल इसमें? रेयर एग्जाम्पल इसमें वो बर्ड है जो बर्ड एक बार खा लिया उसको, कैटरपिलर्स को या कोई सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स, इसमें स्पेसिफिकली कैटरपिलर की ही बात हुआ है, तो उसको खा लेते हैं. खाने के बाद उसको वॉमिट होते हैं, मे बी उसके बाद उसको डेथ हो सकता है, वॉट एवर मे बी, बट वो जो वॉमिट वो करना शुरू करते हैं, उस वॉमिटिंग से अदर्स जो बर्ड्स है ना उसको दे बिकम वेरी मच अवेयर. So we can say that this is the rare example of martyr among animals. ठीक है. तो ये हुआ हमारा पैसेज. स्लाइड को चेंज करके देखते हैं जिसके ऊपर कौन सी क्वेश्चंस आया है और किस टाइप ऑफ क्वेश्चंस हमें करना होगा. फर्स्ट क्वेश्चन, कैटरपिलर्स कैन नॉट डिफेंड देमसेल्व्स बिकॉज दे. कैटरपिलर्स अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकता क्योंकि आर पैसिव एनिमल्स, are lazy, cannot acquire weapons, have no claws or jaws. Very simple question. I hope so आपको सबको समझ में आ गया. आंसर हमारा कौन सा होगा? आंसर होगा क्या? डी. क्योंकि they are not the passive animals. Passive animals मतलब क्या होता है? Passive मतलब होता है कि ना चाहे कुछ भी हो जाए वो शांत ही रहेगा, चुप ही रहेगा, ऐसा नहीं. तो they have no claws or jaws. अच्छा, वन पॉइंट मेन आइडिया जो है इसमें, इस पैसेज का जो मेन आइडिया है वो क्या है? सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स. सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स, ये है इसका मेन आइडिया. अब इसको एस्टैब्लिश करने के लिए दे गिव सम एग्जाम्पल, ऑथर गिव सम एग्जाम्पल, और ये एग्जाम्पल में सबसे ज्यादा किसके ऊपर है? कैटरपिलर के ऊपर. और एक बात मैंने आप लोगों को बताई थी, याद होगा शायद, प्रीवियस वाला वीडियो देख लेना, जहां पे क्वेश्चंस जितने भी हमारा होगा ना, ये क्वेश्चन मैक्सिमम होते हैं किसके ऊपर? सबऑर्डिनेट आइडिया के ऊपर. ठीक है. तो सबऑर्डिनेट आइडिया के ऊपर ही क्वेश्चंस जो है वो हमारा हो जाता है. तो दैट्स वाई इसके तरफ थोड़ा सा ध्यान रखना. तो हैव नो क्लॉज और जॉज. सेकेंड क्वेश्चन जो है देखो, द एक्सप्रेशन अदर इक्वली इफेक्टिव डिटरेंट मीन्स. सेकेंड क्वेश्चन हमें दिया है जो द एक्सप्रेशन अदर इक्वली इफेक्टिव deterrent means. What will be the correct option? The preventive weapons which have equal effect on others. Second option, mechanism which scars everyone equally well. Third option, preventive equipment which is an effective as something that has been already mentioned. And fourth option, deterrent that are powerful as those caterpillars have. So आंसर हमारा कौन सा होना चाहिए? What is the deterrent? Other equally effective deterrents means मतलब उसको डिफेंड करने के लिए कुछ वेपन्स तो उसको चाहिए. तो उसका मतलब क्या है? What is meaning of that? तो इसका मीनिंग क्या होना चाहिए? जो प्रिवेंटिव इक्विपमेंट विच इज एज इफेक्टिव एज समथिंग दैट हैज बीन ऑलरेडी मेंशन. कुछ प्रिवेंटिव इक्विपमेंट चाहिए,
कुछ प्रिवेंटिव इक्विपमेंट, जिस प्रिवेंटिव इक्विपमेंट में क्या कर सकते हैं, वो अपने आप को डिफेंस कर सकते हैं, है ना। सो दैट्स वाई द आंसर जो होगा, आंसर हमारा होगा क्या, सी। बाकी जो है देखो, बाकी अपने आप ही एलिमिनेशन मेथड जो है शायद आप लोगों को समझ आ गया। जो प्रिवेंटिव वेपन्स विच हैव इक्वली इफेक्ट ऑन अदर्स, प्रिवेंटिव वेपन्स और इक्विपमेंट में बहुत बड़ी फर्क होता है। वेपन्स मतलब होता है कि शस्त्र, और इक्विपमेंट मतलब क्या है, कुछ टेक्निक, कुछ टेक्नोलॉजी जो मेरे इसके पास है, इनबिल्ड है। क्वेश्चन नंबर 3, द हिमालयन कैटरपिलर यूजर्स प्रोमिनेंट कलर। हिमालयन कैटरपिलर जो है वो प्रोमिनेंट कलर को यूज करते हैं। क्यों करते हैं? वार्न द प्रेडिटर, अटैक द प्रेडिटर, रिवील इटसेल्फ एंड डिफेंड इटसेल्फ। एलिमिनेशन मेथड हम पहले ही करेंगे। वार्न द प्रेडिटर, डेफिनेटली नॉट, दे डू नॉट वार्न टू एनीबडी, वार्न जो है वो कट गया। अटैक तो करना ही नहीं क्योंकि दे आर द सॉफ्ट बॉडीड एनिमल। रिवील मतलब होता है कि सच बता देना, जो मैं आई एम हियर, रिवील इटसेल्फ, नो, क्योंकि ई लाइन गिवन नहीं था, ठीक है, ये लाइन गिवन नहीं था। अगर हमें लगे भी जो हाँ ठीक है ये होगा, बट दिस इज नॉट द गिवन लाइन, बट गिवन लाइन इसमें कौन सा है, डिफेंड इटसेल्फ, अपने आप को वो डिफेंड करने के लिए किया है। सो दैट्स वाई द आंसर जो होगा वो आंसर होगा क्या, डिफेंड इटसेल्फ। द हिमालयन कैटरपिलर यूजेस प्रोमिनेंट कलर्स टू डिफेंड इटसेल्फ। पैसेज नंबर, क्वेश्चन नंबर 4, experienced birds do not attack the Himalayan caterpillar because they are, एक्सपीरियंस बर्ड जो है वो हिमालयन, हमें पैसेज में हमने पढ़ा था इनएक्सपीरियंस्ड बर्ड, जिसको आप पहले पता नहीं था। एक्सपीरियंस्ड बर्ड डू नॉट अटैक द हिमालयन कैटरपिलर्स बिकॉज दे आर रिपल्सिव, इनएडिबल, एग्रेसिव एंड डिजीज्ड। तो कौन सी ऑप्शन इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा? जो इसमें फर्स्ट में बोला है क्या, जो एक्सपीरियंस्ड बर्ड्स डू नॉट अटैक हिमालयन कैटरपिलर, क्योंकि उनको पता है हिमालयन कैटरपिलर क्या है, इनएडिबल, दे आर द इनएडिबल, जो एक्सपीरियंस करके रखा है। क्योंकि जो प्रोमिनेंट कलर्स है, प्रोमिनेंट कलर्स मतलब भी जिस कैटरपिलर का प्रोमिनेंट कलर होगा वो कैटरपिलर ऑलवेज क्या होगा, इनएडिबल होगा, और वो भी कौन सी, 2500 ऑल्टीट्यूड के ऊपर। सो देयरफॉर द आंसर हमारा क्या होना चाहिए, इनएडिबल, ठीक है, आंसर होगा क्या, इनएडिबल। अच्छा, बाकी ऑप्शन भी एक बार डिस्कस करके देखते हैं। एग्रेसिव, व्हाट डू मीन बाय एग्रेसिव? एग्रेसिव मतलब होता है क्या, जो प्रोटेस्ट करते हैं, वेरी एंगर मैनर पे जो प्रोटेस्ट करते हैं, दे आर कॉल्ड एग्रेसिव। अच्छा, डिजीज्ड मतलब है क्या, जिसका कुछ ना कुछ बीमारी है, दैट इज कॉल्ड डिजीज्ड। रिपल्सिव, जो बहुत ज्यादा इमोशनल फीलिंग्स देते हैं, दैट इज कॉल्ड रिपल्सिव। तो यार सब तो होगा नहीं। सो देयरफॉर अवर आंसर जो होगा वो होगा क्या, इनएडिबल। एडिबल होते हैं खाने के लायक, एडिबल, ऑपोजिट वर्ड होगा क्या, इनएडिबल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज अ मैट्रियर इज वन हु डाइज। शहीद कौन है अकॉर्डिंग टू द पैसेज? फर्स्ट ऑप्शन, विदाउट पुटिंग ऑफ रेजिस्टेंस, without any gain to oneself, while defending one's homeland and to save others. तो who are the martyrs? फर्स्ट ऑप्शन, विदाउट पुटिंग अप रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस को पुट अप ना करके, तो ये तो आंसर होगा ही नहीं। अच्छा, विदाउट एनी गेन टू वन सेल्फ, विदाउट एनी गेन टू वन सेल्फ, दैट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। अच्छा, वाइल डिफेंडिंग वंस होमलैंड, डेफिनेटली नॉट, बट टू सेव अदर्स। अगर हमने वाइडर सेंस में भी मैट्रियर को देखे तो मैट्रियर बेसिकली करते क्या है, मैट्रियर हमें बचाने के लिए ही अपना जो लाइफ जो है वो दे देते हैं। तो दैट्स वाई आंसर जो हमारा हुआ है क्या, वो हुआ टू सेव अदर्स। तो अदर्स के लिए मतलब एक बर्ड खुद वो वन बर्ड जो है वो खुद उसको टेक किया, फिर उसको इनटेक किया, इनटेक करने के बाद उसको वॉमिट हुआ, उसको देखकर बाकी जो बर्ड्स है वो सीख गया, तो दैट्स मीन्स वो मैट्रियर हो गए। तो इसलिए आंसर जो है वो हमारा होगा क्या, टू सेव अदर। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज अ मैट्रियर इज वन हु डाइज टू सेव अदर्स। ठीक है, तो ये पैसेज जो था बिट ऑफ इजी था, और पहला वो जो पैसेज था वो भी इजी ही था, बट इट नीड्स टू अंडरस्टैंड। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। तो नेक्स्ट क्लास अगेन हम करेंगे थोड़ा सा इससे थोड़ा सा हाई लेवल का कुछ कॉम्प्रीहेंशन करने की कोशिश डेफिनेटली करो। और बार बार मैं बोलूँगी एक चीज़, आप लोग थोड़ा सा वैसे तो आप लोग सिविल्स की प्रिपरेशन जब ले रहे हो तो डेफिनेटली न्यूज़पेपर तो पढ़ते ही हो, तो न्यूज़पेपर जब आप पढ़ोगे तो एक ना
आर्टिकल्स जो है वो ना डेफिनेटली पढ़ना। जो हिंदू आर्टिकल्स जो होते हैं, एडिटोरियल का जो पार्ट होते हैं, आर्टिकल्स और एडिटोरियल का जो पार्ट है उसको जरूर पढ़ना। एडिटोरियल पार्ट बस ये पढ़ने के लिए, पढ़ने का मतलब है क्या, स्पीड बढ़ाने के लिए पढ़ना। 80 वर्ड्स पर मिनट, 80 वर्ड्स 1 मिनट में पढ़ने की कोशिश, टारगेट हमारा ये होना चाहिए। 1 मिनट में मैंने 80 वर्ड्स पढ़ूंगी, मतलब मुझे स्पीड जो है वो बहुत बढ़ाना पड़ेगा। अगर 80 वर्ड्स नहीं हो रहा है तो पहले तो हम 40 से शुरू कर सकते हैं, 50, 60, 70, 80 इस तरीके से इसको बढ़ाना। और जब भी पढ़ोगे, बट मैं चाहूंगी जो छोटी पैसेज जो है, जैसे ये पैसेज मैंने छोटी लाई थी, छोटी पैसेज जो है वो हमें पूरी ही पढ़ लेना चाहिए, लेकिन एनाटॉमी के ऊपर डेफिनेटली जज करना। एनाटॉमी ऑफ द पैसेज, कहाँ पे फॉर्चुनेटली हो रहा है, कहाँ पे एंड हो रहा है, कहाँ पे बट हो रहा है, और इसके लिए जैसे चेंज हो रहा है, इस चीज़ों के ऊपर डेफिनेटली आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, सो नेक्स्ट क्लास अगेन वी विल मीट विद डिफरेंट टाइप ऑफ कुछ पैराग्राफ और कॉम्प्रिहेंशंस। इन द मीन टाइम इफ यू हैव एनी डाउट्स, एनी कमेंट्स, एनी क्वेश्चंस, डोंट हेजिटेट टू आस्क मी। कोई भी हेजिटेशन नहीं करना, एकदम बिल्कुल फ्री होकर मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हो। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इफ यू वांट समथिंग न्यू, कुछ न्यू पैसेज, कुछ न्यू करंट अफेयर्स के ऊपर पैसेज, इफ यू वांट, आई विल डेफिनेटली, दिस विल बी ऑल्सो टेकन फॉर यू। डेफिनेटली मैंने उस टाइप ऑफ पैसेज जो है वो भी मैं करवाऊंगी। सो दिल खोल के टीचर के साथ बात करना, दिल खोल के टीचर्स के साथ कोई भी कमेंट्स अगर है, कुछ भी चीज़ तुम्हें न्यू चाहिए, कुछ भी ग्रामर की कुछ पोर्शन तुम्हें थोड़ा सा चाहिए, तो सब कुछ मेरे साथ आप शेयर कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। एंड आई विल मेक माई PPT एंड आई विल मेक माई लेक्चर अकॉर्डिंग टू दैट। बट बेसिक फोकस ऑलवेज हमारा रहेगा वोकैब्स, ग्रामर एंड कॉम्प्रिहेंशन। मेन पॉइंट जो है कॉम्प्रिहेंशन, एंड द सेकेंड पॉइंट जो है दैट विल बी वोकैबुलरीज। ओके, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में विद डिफरेंट टाइप ऑफ कुछ कॉम्प्रिहेंशंस के साथ। बाय।